friends, my name is Deepak Singhal and I welcome you all to the YouTube channel of Eureka Academy. देखिए इस क्लास में हम लोग EVS जो कि सीटेट के माध्यम सीटेट में जो पूछे जाने वाली EVS है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब EVS की पेडागोजी और EVS का स्टैटिक पार्ट दोनों में ही आप लोगों ने 8 और 8 चैप्टर पढ़ने हैं। EVS के स्टैटिक पार्ट में भी 8 चैप्टर्स आप लोगों के पास है और पेडागोजी में भी 8 चैप्टर्स आप लोगों के पास है। तो जैसे कि ईवीएस के स्टैटिक पार्ट का पहला चैप्टर हम लोग उठा लेते हैं जिसका नाम है फैमिली और फ्रेंड्स। अगर इसके बारे में बात करें तो सर ये परिवार और मित्र है क्या? फैमिली और फ्रेंड्स, देखिए ईवीएस में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं, वो किसी भी यूनिट से है, भले वो फैमिली और फ्रेंड से है, वो फूड से है, वो वाटर से है, ट्रांसपोर्ट से है, या किसी भी चैप्टर से आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या पेडागोजी की बात कर लेते हैं, देखिए हर एक चैप्टर को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट चैप्टर इन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। कि अगर मैं बच्चों की बात करता हूं तो बच्चों के लिए उस चैप्टर का क्या महत्व है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपके आधे जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं पहले चैप्टर परिवार एवं मित्र की बात करता हूं, और बेटे अगर आप पेडागोजी की बात करना चाहते हैं तो पेडागोजी में तो सारे क्वेश्चन बड़े कंसेप्चुअल है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं स्टैटिक पार्ट में तो पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज है जो उसको मुश्किल बनाती है। और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है हर एक चैप्टर के लिए तो पेडागोजी समझनी और उसको उसके लिए उत्तर देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं परिवार एवं मित्र, फैमिली और फ्रेंड्स की बात करता हूं तो इसमें आप लोग बच्चों को समझाएंगे भाई परिवार क्या है, मित्र किसे कहते हैं। और अगर मैं परिवार की बात करता हूं, अगर हम परिवार को ही ले लेते हैं कि भाई परिवार की बात करी जाए तो परिवार शब्द का मतलब क्या है। पहली बात, फैमिली, हाँ, द वर्ड फैमिली इज अ वर्ड जो कि किसी एक ऐसी संज्ञा को दिया जाता है। परिवार एक वो शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द फैमिली का हिंदी भाषा में रूपांतरण है। ये हिंदी भाषा में उसका ट्रांसलेशन है जो आप उसको फैमिली को परिवार कहते हैं। और अगर मैं परिवार की बात करता हूं तो परिवार एक वो संज्ञा है जिसमें माता पिता और बच्चे, मतलब पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहते हैं। एक उस संज्ञा को हम लोग परिवार कहते हैं। मगर नॉर्मली अगर मैं देखूं तो आप किसी विवाहित युगल को, हाँ, किसी मैरिड कपल को भी फैमिली का नाम दे देते हैं कभी के बार। क्या ये उस विवाहित युगल को फैमिली बोलना क्या आप लोगों के लिए ठीक है या नहीं, वो सब चीजें हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि ये चीज ठीक है कि नहीं है। कि क्या मैरिड कपल जिनकी अभी अभी शादी हुई है क्या मैं उनको परिवार कह सकता हूं? तो ये सब चीजें कंसेप्ट्स पे बेस्ड हैं, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर मैं फैमिली शब्द की बात करता हूं, ये शब्द परिवार, तो इस परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फैमिलस से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है फैमिलस, जिससे आप लोगों ने परिवार शब्द को बनाया है। हाँ, तो अगर आप चाहें तो परिवार का मतलब क्या है, परिवार, देखिए सर, एक ये शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द जिसका नाम फैमिलस है उससे होती है। और इस शब्द का मतलब एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पति पत्नी और बच्चे एक साथ निवास करते हैं। सर हम उसको परिवार, उसको फैमिली कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई आजकल सभी मैरिड कपल्स को हम लोग परिवार की संज्ञा दे देते हैं कि क्या ये ठीक है? मगर अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट the family is a group in which the married couple, in which the pati means the husband and wife along with their unmarried children, they live together. That concept is called family. परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें पति एवं पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे अगर वो निवास करते हैं तो ऐसे में ये समूह, ये ग्रुप एक परिवार कहलाता है। और समाज शास्त्री कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इस कंसेप्ट में से किसी एक इंसान का भी अभाव होता है,
कि अगर किसी एक इंसान को भी आप हटा देते हैं, कह लीजिए अगर मैं ऑफस्प्रिंग को हटा देता हूं इस फैमिली से और इस ग्रुप से, तो ये कंसेप्ट अब फैमिली में नहीं आता है। इस कंसेप्ट को आप लोग कहते हैं हाउस होल्ड। सर ये गृहस्थ हो जाता है। तो कभी के बार एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि हर परिवार गृहस्थ तो होता है, किंतु हर गृहस्थ परिवार होता नहीं है। कि हर परिवार तो गृहस्थ होता है, किंतु हर गृहस्थ परिवार नहीं होता। दैट एवरी फैमिली इज अ हाउस होल्ड, बट नॉट एवरी हाउस होल्ड इज अ फैमिली। क्या ये स्टेटमेंट सही कह रहा हूं मैं? कि अगर मैं परिवार में इन सभी को बोलूं कि एक परिवार एक लैटिन भाषा के शब्द फैमिलिस से निकला है, जिसके अंदर पति पत्नी और उनके बच्चे निवास करते हैं, इन विच husband and wife along with their offsprings they live together, that concept, that group is called family. And if anyone is absent in that group, that group is no more called a family but a household. तो यहां से आप एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं that every family is a household but not every household is a family। कि हर एक परिवार गृहस्थ तो होता है, किंतु हर गृहस्थ परिवार नहीं होता है। तो इससे हम लोगों को समाज शास्त्रियों की एक बात समझ में आती है कि ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। अब परिवार किसी बच्चे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हर एक चीज एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये आती है कि भाई परिवार किसी बच्चे की लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और है तो किस किस दिशा में इंपॉर्टेंट है। इसमें भी समाजशास्त्री एक चीज बोलते हैं कि भाई अगर मैं बच्चे की बात करता हूं तो बच्चा प्रेम, हाँ सहयोग, हाँ आपका अनुशासन, हाँ प्रेम सहयोग अनुशासन मीन्स लव, केयर, डिसिप्लिन, हाँ ये सब चीजें एक बच्चा एक सहकार और कह सकते हैं कि सबकी सहायता करना, एक हेल्पिंग नेचर, ये सारी चीजें एक बच्चे को एक उसका परिवार ही सिखा सकता है। तो एक परिवार की इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा रोल होता है एक परिवार का एक बच्चे की जिंदगी में। अगर उस बच्चे को प्यार, उस बच्चे को प्रेम का भाव, उस बच्चे को दया का भाव, उस बच्चे में अनुशासन, हाँ उस बच्चे में ये सब चीजें अगर आप लोगों को डालनी हैं, तो ऐसे केस में उस बच्चे का परिवार उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट छोड़ सकता है। अब यहां तक तो बात समझ में आती है कि सर परिवार क्या है, फैमिली क्या है, फैमिली शब्द किससे आया है, और समाजशास्त्री फैमिली किसको कहते हैं, और फैमिली और गृहस्थ में क्या अंतर है, और फैमिली किसी बच्चे की जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। अब दूसरी चीज ये आती है कि भाई हर समाजशास्त्रियों के लिए परिवार के अलग अलग मायने हैं। फॉर डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस रिलेटेड टू अ फैमिली। और उसी डायमेंशंस में निकल के आते हैं कि भाई अगर एक परिवार की बात करता हूं तो एक परिवार के एक बच्चे के लिए क्या काम होने चाहिए, मींस व्हाट आर दोज एरियाज इन विच द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। और जब आप ऐसे कंसेप्ट की बात करते हैं तब निकल के आता है कि किसी परिवार के कार्य क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फैमिली। और अगर मैं परिवार के कार्यों की बात करता हूं तो यहां पर इस परिवार के कार्यों में अलग अलग समाज शास्त्रियों के अलग अलग मायने हैं और अलग अलग कहना है। जैसे कि अगर मैं एक समाज शास्त्री की बात करता हूं जिसका नाम है मैकाइवर, मैकाइवर कहते हैं, मैकाइवर एक सोशल साइंटिस्ट है जो कि फैमिली के फंक्शंस को बोलते हैं कि भाई द फैमिली फंक्शंस और द फंक्शंस ऑफ अ फैमिली कैन बी प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ये कहते हैं कि किसी परिवार के कार्यों को हम लोग समानतया दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है नेसेसरी, आवश्यक, और दूसरा है अननेसेसरी, जिसको आप लोग अनावश्यक कहते हैं। पहला तो है आवश्यक और दूसरा है अनावश्यक। अब ये फैमिली फंक्शंस, एक तो फंक्शंस ऑफ द फैमिली आपके इंपॉर्टेंट है, दूसरे नॉट सो इंपॉर्टेंट है। क्या है ये अपना नेसेसरी एंड अननेसेसरी? तो अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, मैकाइवर बोलते हैं कि परिवार के सारे कार्य, परिवार के सारे कार्य, सब सारे की सारे कार्य परिवार के वो नेसेसरी फंक्शंस में आते हैं, किंतु एक काम जो किसी परिवार का आवश्यक कार्यों में नहीं आता किंतु अनावश्यक कैटेगरी में आता है, वो है एंटरटेनमेंट रिलेटेड फंक्शंस।
तो मैकाइवर बोलते हैं कि मनोरंजन, हाँ, एंटरटेनमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी फैमिली के अननेसेसरी फंक्शंस में आता है, और इसको छोड़कर बाकी सारे फंक्शंस किसी भी परिवार के नेसेसरी फंक्शंस में आते हैं। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि सर मैकाइवर के अनुसार एंटरटेनमेंट एक ऐसा फंक्शन है परिवार का जो इनके अनुसार अनावश्यक फंक्शन में आता है, और बाकी सारे ऑल फंक्शंस एक्सेप्ट all functions except this they lie under the necessary functions of the family, ये बोला सोशल साइंटिस्ट मैकाइवर ने। और इसके बाद आते हैं और भी सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने परिवार के इन फंक्शंस को, क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि नेसेसरी फंक्शंस क्या है, अननेसेसरी फंक्शंस क्या है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, ये एक लाइन में अपनी परिभाषा लिख देते हैं कि भाई एंटरटेनमेंट रिलेटेड फंक्शंस को छोड़कर बाकी सारे फंक्शंस किसी परिवार के नेसेसरी कैटेगरी में आते हैं। अब आता है दूसरे फिलोसोफर जिनका नाम था ऑकबर्न, ऑकबर्न और निमकॉफ। ऑकबर्न एंड निमकॉफ की बात कर लेते हैं। अब ये ऑकबर्न और निमकॉफ क्या कह रहे हैं, देखिए ऑकबर्न और निमकॉफ ने परिवार के इस फंक्शंस को समझाते वक्त ब्रॉड अप्रोच नहीं अपनाई, ये वो अप्रोच अपनाते हैं जो परिवार के फंक्शंस को हर एक कैटेगरी में बड़ी ब्रॉडली नहीं मगर बहुत ही समराइज्ड मैनर में और ब्रीफली बताते हैं कि किसी फैमिली के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। और ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार किसी परिवार के कार्यों को, हाँ, किसी भी परिवार means a family and its functions can be divided, means the functions of a family can be divided into 6 categories। इनके अनुसार वो 6 कैटेगरी थी। अब 6 कैटेगरी में पहली कैटेगरी ये लिखते हैं कि बच्चों को आर्थिक सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट एक परिवार ही दे सकता है। बच्चों में क्रिएटिविटी को, मतलब प्रक्रियात्मक चीजों को एक फैमिली ही सपोर्ट दे सकती है। तीसरी चीज जो ये अपने फंक्शंस में बताते हैं वो है शैक्षणिक, एजुकेशन से संबंधित कार्य भी परिवार के होते हैं। फोर्थ फंक्शन जो ये समझाते हैं वो धार्मिक है, रिलीजन है। तो इसी तरीके से निमकॉफ और ऑकबर्न ने परिवार के इन सभी कार्यों को 6 कैटेगरीज में बांटा, जिसमें से हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि पहली कैटेगरी जो निमकॉफ और ऑकबर्न लिखते हैं सर वो है किसी भी परिवार का ई का मतलब यहां पे क्या था बेटे, यस बिल्कुल, किसी भी परिवार का वो कार्य जो आर्थिक इकोनॉमिक सपोर्ट से संबंधित है, वो पहला फंक्शन था जो कि निमकॉफ ने समझाया। फिर बोला कि बच्चों में क्रिएटिविटी का भाव उत्पन्न करने के लिए भी एक परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का सपोर्ट भी एक परिवार का कार्य है। धार्मिक, रिलीजन, जो कि बहुत अलग से कैटेगरी बना के आप लोगों ने फैमिली के फंक्शन को बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी के साथ पांचवी चीज जो कि ऑकबर्न और निमकॉफ लिखते हैं वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड थी, आनंद पद। और इसी की तरीके से छठी और आखिरी शाखा जो कि ऑकबर्न और निमकॉफ ने परिवार के फंक्शंस में बताई वो थी रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव। तो सर आप कह सकते हैं कि ऑकबर्न और निमकॉफ के आधार पर परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में बांटा गया, जो कि आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रक्षात्मक, धार्मिक, हाँ, शैक्षणिक एवं आनंद पद थी। Means according to Ogburn and Nimcoff, the functions of the family can be divided into educational, economic, creative, religion, entertainment and protective. So these are the functions which Ogburn and Nimcoff said in a very brief manner. तो ये तो था बेटा ऑकबर्न, निमकॉफ, और ये तो था आपके फिलोसोफर, सोशल साइंटिस्ट मैकाइवर के अनुसार परिवार के परिभाषाओं को किस तरीके से दिया गया। और उसी तरीके से जब हम लोग सीटेट के सीवीएस को पढ़ाते हैं तो एक और थर्ड फिलोसोफर का नाम निकल के आता है जिन्होंने परिवार के कार्यों के बारे में कुछ कहा, जिनका नाम था लुंडबर्ग। अब लुंडबर्ग ने क्या बोला वो सब चीजें अलग है, मगर
लुंडबर्ग ने परिवार के कार्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया, ना कि 6 वर्गों में। अभी 4 वर्ग कौन कौन से थे, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे जब थोड़ा बहुत पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां तक आप लोगों ने समझा कि भाई परिवार क्या है। सर परिवार लैटिन भाषा के शब्द फैमिलिस से निकला है। सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जहां पे पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहते हो वो परिवार कहलाता है। मगर अगर यहां से किसी एक इंसान को मैं बाहर निकाल दूं तो ऐसे में वो फैमिली नहीं, वो हाउस होल्ड कहलाता है, वो गृहस्थ कहलाता है। तो ऐसे में हमने स्टेटमेंट निकाली कि सर एवरी फैमिली इज अ हाउस होल्ड बट नॉट एवरी हाउस होल्ड इज अ फैमिली, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। उसके बाद आता है कि एक परिवार से ही बच्चा प्रेम, सहयोग, हाँ, एक अनुशासन का भाव सीखता है, मींस अ डिसिप्लिन, लव एंड केयर, हाँ, सम काइंड ऑफ हेल्पिंग नेचर, दे ऑल कम टू और कम इनटू द नेचर ऑफ अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर फैमिली। तो ये परिवार के वो सब महत्व है जो एक बच्चे की जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। तो यहां से निकल के आता है कि एक बच्चे के लिए परिवार के क्या कार्य होने चाहिए, और इसी में निकल के आता है बहुत से फिलोसोफर, जैसे कि हम लोगों ने ऑकबर्न निम्कोफ का बताया, जैसे कि हम लोगों ने लुंडबर्ग का बताया, और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि मैकाइवर ने क्या बोला। तो ये समाजशास्त्री वो है जो परिवार के कार्यों को बहुत सिंपल भाषा में बताते हैं। और उसी के साथ अब निकल के आता है कि सर परिवार की बात कर लेते हैं। तो अब इतना सब कुछ हो गया तो ये भी बता दीजिए कि परिवार फैमिली कितनी प्रकार की होती है, जो कि अगेन देखिए सीटेट के क्वेश्चन पेपर में परिवार से संबंधित एक क्वेश्चन आता है अगर मैं बात करूं। और पेडागोजी से संबंधित जो कि पहला चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन को बताता है, उससे संबंधित दो से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते हैं। तो अगर मैं फैमिली बताऊं, ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर इस यूनिट में पूछे जाने वाले सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। तो बेटा ये स्कोरिंग यूनिट है, पूरी ईवीएस आप लोगों के लिए स्कोरिंग यूनिट है। अगर अच्छे स्कोर प्राप्त करने हैं तो ईवीएस के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका इस पेपर में गलत हो। तो ऐसे में एक स्कोरिंग यूनिट है ये ईवीएस, जिसके 8 चैप्टर स्टैटिक पार्ट में और 8 चैप्टर पेडागोजी में है। हर एक कंसेप्ट को क्लास में पढ़ाया जाएगा और जो आप लोग अपनी कॉपीज में लिखेंगे वो सफिशिएंट है बेटा इस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन से। हर एक प्रश्न किसी भी साल का उठा के देख लीजिए आप लोग, और जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो उसमें से सॉल्व बिल्कुल होगा। और आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में भी आप लोग इन नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली। और जब आप लोग परिवार के प्रकार के बारे में बताना शुरू करते हैं तब बहुत सिंपल सी बात है, सर पहला परिवार जो हम लोग बोलते हैं वो एकल परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली होता है। उसी तरीके से सर दूसरा परिवार संयुक्त परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है। और इन दोनों परिवार के बारे में ही ज्यादातर आप लोगों ने भारत में सुना होगा। मगर समाजशास्त्री तीसरे प्रकार का जो परिवार है वो बताते हैं मातृस्थान परिवार। ये मातृस्थान परिवार वो परिवार है जिसको आप लोग मैट्रिनियल फैमिली कहते हैं। उसी तरीके से चौथा प्रकार जो परिवार का इन्होंने बताया वो था पितृस्थान परिवार। पितृस्थान को पेट्रियार्कल बोला, पेट्रियार्कल फैमिली। और उसी तरीके से आखिरी परिवार की टाइप जो कि 5वीं थी, जिसको आप लोग समरक्त संबंधी परिवार कहते हैं, समरक्त परिवार और द सेम ब्लड फैमिली। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग जब भी हम लोग परिवार के प्रकारों के बारे में समझाना शुरू करते हैं कि सर न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली है जिस फैमिली में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ निवास करते हो, ऐसा परिवार एकल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। उसी के साथ अगर मैं ज्वाइंट फैमिली की बात करूं तो सर ज्वाइंट फैमिली वो फैमिली है जहां पे माता पिता, उनके बच्चे, उनके बच्चों की पत्नियां, पुत्र वधू, हाँ, चाचा चाची, दादा दादी एक साथ निवास करते हो, ऐसा फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली कहलाता है।
अगर मैं मातृस्थान परिवार की बात करता हूं तो सर मैट्रियार्कल फैमिली वो फैमिली है जो फैमिली मतलब शादी के बाद अगर विवाहित युगल, आफ्टर मैरिज इफ द मैरिड कपल इज लिविंग विद द फैमिली ऑफ द वाइफ, if the married couple is living with the family of a girl, that type of family is called matriarchal society, or sorry, matriarchal family. In this type of family, generally the lady is considered as the head of the family. अगर मैं मातृस्थान परिवार की बात करता हूं तो ये वो प्रकार है परिवार का जिसमें एक विवाहित युगल, हाँ, एक विवाहित युगल अपना लड़की के माता पिताओं के साथ निवास करता है या उन्हीं के आसपास रहता है। एक वो फैमिली है ये जिस फैमिली में जनरली पत्नी और कह लीजिए लड़की ही प्रधान गिनी जाती है फैमिली की। और दूसरी उसके बाद चौथी प्रकार फैमिली की सर जो हमने सीखी वो है पेट्रियार्कल फैमिली और पेट्री फैमिली। अगर मैं इस पेट्रियार्कल फैमिली की बात करता हूं, ऐसे में शादी के बाद वो मैरिड कपल लड़के की फैमिली के साथ निवास करता है और इस फैमिली का प्रधान जनरली वो लड़का ही गिना जाता है जिसके साथ आपने शादी करी। तो ये तो है पेट्रियार्कल फैमिली, ये है मैट्रियार्कल फैमिली। और उसी के साथ सर फिर मुझे बताइए ये समरक्त परिवार क्या है? बेटा ये समरक्त परिवार वो परिवार है जिसमें रहने वाला हर एक सदस्य समरक्त संबंध से जुड़ा हुआ है, सेम ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसा परिवार एक समरक्त परिवार कहलाता है, एक सेम ब्लड फैमिली कहलाती है। और इसी के साथ सर निकल के आता है कि सर परिवार के बारे में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा वो तो समझ में आता है, मगर एक बच्चे की जिंदगी में जो परिवार का आप महत्व बता रहे थे उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये फैमिलीज बच्चों की जिंदगी में किस प्रकार से, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली। और जब आप किसी परिवार के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं तब आपको ये समझ में आना चाहिए, पहली बात इन 5 प्रकार की फैमिलीज को ध्यान से पढ़िए जो कि न्यूक्लियर, जॉइंट, मैट्रियार्कल, पेट्रियार्कल, सेम ब्लड फैमिली है। क्या क्वेश्चन जो सीटेट में आप लोगों से पूछे जाएंगे क्या वो किसी एक फैमिली टाइप से जुड़े होंगे या मैं बहुत सी फैमिलीज टाइप को किसी एक क्वेश्चन में घोलकर आप लोगों से पूछ सकता हूं? जैसे कि आपके सामने देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आज तक आए नहीं है, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रकार है फैमिली का, और पहला क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में आप लोगों को दे दिया कि समझ लीजिए विवाहित युगल शादी के बाद, विवाहित युगल शादी के बाद लड़की के परिवार के साथ निवास करने लगा, जिस परिवार में लड़की के माता पिता के साथ उसके दादा दादी, चाचा चाची एक साथ निवास करते थे। अब इस प्रकार की फैमिली को आप मुझे बताइए कि क्या कह सकते हैं सर। अब इस स्टेटमेंट को समझ के एक चीज समझ में आती है कि पहली बात तो शादी के बाद वो युगल पत्नी के परिवार के साथ रह रहा है, तो ऐसे में ये परिवार मैट्रियार्कल हो गया जो आपने अभी बताया था। और अगर मैं पत्नी के परिवार की बात करता हूं तो पत्नी के परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची एक साथ रह रहे हैं, ऐसे में ये ज्वाइंट फैमिली भी है। तो सर मैं कह सकता हूं कि ये मैट्रियार्कल और ज्वाइंट फैमिली का एक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकते हैं जिसमें केस स्टडी, बार बार समझा रहा हूं, एक कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। और उसी के साथ अब निकल के आता है कि सर परिवार का महत्व क्या है, एक परिवार किसी बच्चे की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं तब बहुत से पॉइंट है जो एक परिवार के लिए समझ में आते हैं। जी, प्रकार और फैमिली के फंक्शंस, अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली की बात करता हूं तो फैमिली के फंक्शंस में पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि सर एक फैमिली किसी बच्चे के स्केड्यूल को बनाने में काम आ सकती है। एक परिवार किसी बच्चे की दिनचर्या को सही ढंग से चलाने के लिए काम में आता है, और वो दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के शारीरिक विकास के लिए। तो एक तरीके से एक परिवार किसी बच्चे के शारीरिक विकास में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इस तरीके से कंसेप्ट को समझे बेटा। यहां पे वो ये बोल रहा है कि क्या किसी बच्चे के नियमित दिनचर्या को सेट करने के लिए कोई परिवार महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। अ फैमिली इज इंपॉर्टेंट इन सेटिंग अ प्रॉपर स्केड्यूल फॉर दैट चाइल्ड। तो ऐसे में वो फैमिली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिनचर्या
किसी बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो हम लोग समझते हैं, पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पे समझी कि सर एक फैमिली का जो प्रकार है वो किसी बच्चे की दिनचर्या, किसी बच्चे के स्केड्यूल को सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई स्केड्यूल सेट होगा तो उस बच्चे की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। तो किसी बच्चे का शारीरिक विकास एक फिजिकल हेल्थ से जुड़ा है, फिजिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। तो ऐसे में एक परिवार का पहला फंक्शन सर समझ में आता है जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरा फंक्शन जो किसी परिवार के लिए आप लोग समझा सकते हैं वो है एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, एक बच्चे का मानसिक विकास। आप देखिए, जब आप एक बच्चे के मानसिक विकास पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे तो जैसे आजकल के सिनेरियो की बात कर लेते हैं जो आजकल के स्कूलों में चल रहा है। हमारे वक्त पे ऐसा नहीं होता था। आजकल के स्कूलों में बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है बहुत ध्यान से, और ऑब्जर्व करने के बाद उनके माता पिता को रिकमेंड किया जाता है कि क्या आपके बच्चों की काउंसलिंग जरूरी है। अभी काउंसलिंग क्या है? अभी काउंसलिंग जो हमारे वक्त में कभी नहीं हुआ करती थी स्कूल में, आजकल होती है। ऐसे में आप बच्चों को समझते हैं कि एक बच्चा आपकी बात कितनी जल्दी समझ पा रहा है, वो बच्चा कितना अनुशासित है, कितना डिसिप्लिन्ड है, और उस बच्चे पर टीचर को कितनी मदद और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से बच्चों को बांट देते हैं। जैसे कि एक तो बच्चा होता है बहुत एक्टिव। एक्टिव बच्चा वो है जो क्लास में अपनी जगह पर बैठे रहते उन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे जो टीचर उसको समझाना चाह रही है। और आजकल दूसरे प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। आप फैमिली को बोलो ना कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो फैमिली बड़ा सोचती है कि भाई बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा है, एक तो एक्टिव है, एक्टिव से भी ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। अब ये हाइपर एक्टिव बच्चे परिवार में बहुत, और कह सकते हैं उनकी जिंदगी में, अब आपने ये हाइपर एक्टिव वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये उस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनमें अनुशासन की कमी होती है, एक डिसिप्लिन की कमी होती है। ये सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो करते हैं मगर कोई किसी एक चीज में ये हट जाते हैं पीछे, एक डिसिप्लिन की कमी होती है। इनको जो चीज कही जाती है ये सुनते तो है मगर रिस्पॉन्ड नहीं करते उन सब चीजों का। ऐसी केस में हाँ उनको ये समझते भी है कि वो टीचर क्या बोलना चाह रही है, ऐसे में जानबूझ के रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इन बच्चों को आप लोग हाइपर एक्टिव कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हाइपर एक्टिव से भी ज्यादा एक्टिव होना या एक्टिव से भी कम एक्टिव होना, ये दोनों ठीक नहीं है बेटा किसी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ऐसे में आप लोग एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक परिवार की काउंसलिंग कराते हैं आजकल स्कूल में कि भाई एक परिवार को एक बच्चे के साथ कैसे सैल्यूट करना चाहिए, हाउ शुड अ फैमिली बिहेव विद दैट किड so that it helps in the mental development of that kid। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आता है सर। और कभी कभार हम लोगों ने देखा है कि मेंटल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो जुड़ा होता है वो किसी बच्चे का भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। अब ये भाषा विकास बहुत जरूरी है बेटा। आजकल के टाइम पीरियड में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किसी बच्चे का भाषा विकास परिवार के किस महत्व में आता है, भाई मेंटल डेवलपमेंट एक वो कैटेगरी है जो भाषा विकास को समझा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम लोगों को यहां से निकल के आता। एक तीसरी चीज जो एक परिवार किसी बच्चे की जिंदगी में उत्तरदायी हो सकती है उस तीसरी चीज के लिए, वो चीज है उस बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। उस बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और जहां तक अगर मैं मेंटल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो बेटा मेंटल डेवलपमेंट में एक चीज और जुड़ी है जो हम यहां पे नहीं बता पाए। वो मेंटल डेवलपमेंट की दूसरी चीज जो किसी बच्चे से जुड़ी है वो उस बच्चे की ग्रैस्पिंग पावर होती है, कि वो कितनी जल्दी उस किसी क्लास में पढ़ाई हुई चीज को ग्रैस्प कर लेता है, समझ लेता है। और एक ग्रैस्पिंग पावर, किसी बच्चे की ग्रैस्पिंग पावर डिपेंड करती है उसकी फैमिली हिस्ट्री पर, योर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री पर। आपके परिवार में सारे विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, ऐसे में आपके बच्चे का भी उसी रास्ते पे चलना एक स्वाभाविक मान लिया जाता है कि हाँ शायद ये बच्चा भी उसी रास्ते पे चलेगा। तो ये फंक्शंस वो है जो किसी फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसी के साथ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक परिवार
बहुत सी चीजों के लिए जनरली हम लोग इन सब चीजों को एक क्राइटेरिया मान के किसी परिवार के फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। मगर अगर और भी फंक्शंस हम एक्सप्लेन करना चाहे तो मैं इस मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या स्केड्यूल, फिजिकल हेल्थ को और खोल सकता हूं। जैसे कि अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करता हूं तो सर आप लोगों ने ये क्यों बोला? क्योंकि एक फैमिली ही एक ऐसी फैमिली है जो बच्चे का स्केड्यूल बना सकती है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में उत्तरदायी कर सकती है, और एक फिजिकली फिट माइंड ही एक अच्छा माइंड कहलाता है। हाँ, और ऐसे में एक परिवार जो कि बच्चे के पूर्ण विकास, कंप्लीट, इन सभी कैटेगरी के ऊपर जो एक फंक्शन बैठता है, किसी बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड देना, किसी बच्चे का पोषण और किसी बच्चे के पोषण पर ध्यान देना, ये भी एक परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो इसके साथ तो सर हम लोगों ने समझ लिया कि परिवार क्या है, परिवार के प्रकार किसे कहते हैं, और एक आप लोगों ने ब्रॉड समझ लिया कि फैमिली क्या है। और जब हम लोग क्लासेस में इस चीज को डिस्कस करेंगे तब और भी ब्रॉडली नहीं मगर समराइज्ड मैनर में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बाहर निकालेंगे जो आपकी कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा मैं इसको पढ़ाने के लिए इतना टाइम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पेडागोजी से संबंधित शायद कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने जो परिवार से संबंधित हो। और पेडागोजी के क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं पिछले 2 साल के ट्रेंड से, तो आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही कंसेप्चुअली आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्वेश्चंस बच्चे को मुश्किल लगते हैं। जब आप उस पेपर में क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से, तो वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए इस पेपर में। तो यहां तक अभी आप लोगों ने परिवार पढ़ा, और अगर कोई क्वेरी आपको आती है परिवार पढ़ने में तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं बेटा और सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। और कोई चीज जो इस क्लास में आपको शायद नहीं पसंद आ सकती है तो वो सजेशन बॉक्स में भी आप लोग उस कंप्लेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे भी सकते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में उन सब चीजों को रूट आउट किया जाए। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगली क्लास में आप लोग मेरे साथ समझेंगे मित्र किसे कहते हैं, मित्र के क्या फंक्शंस हैं, मित्रों के वर्गीकरण क्या है, और कौन कौन से सोशल साइंटिस्ट मित्रों के लिए क्या क्या बोलते हैं। तो मेरी तरफ से केवल इतना ही। धन्यवाद।